Good morning, students. We are going to start chapter number 4 of the macroeconomics, that is methods of calculating national income. So, first thing is who calculates the national income. So, the organization which used to calculate the national income is the Central Statistical Organization. Central Statistical Organization is the organization who actually calculates the national income. So, there are three methods of calculating the national income. Number one, value-added method. Number two, income method. And the next one is expenditure method. So, let's start with value-added method. Value-added methods has some different names also. So value-added methods, this can be called product method or industrial origin method and net output method. So these are the another names of the value-added methods. What value-added method actually states? So value-added method is the method which actually calculates the national income in the terms of the value addition by each producing enterprise in the economy during an accounting year. अब अगर आप लोग अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि फैक्ट्री में जब भी प्रोडक्शन होता है तो कोई भी अगर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक प्रोडक्ट को वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से एक पास होना पड़ता है और हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू का एडिशन होता है और जब इन्हीं वैल्यू के एडिशंस को जब उनका आप सम करते हैं उसके थ्रू जब आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं तो दैट कम्स अंडर द वैल्यू एडेड मेथड. तो वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग नेशनल इनकम को एक्चुअल में मेजर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो क्या निकालने पर होता है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड विच कैन बी कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज जीडीपी एमपी. तो वैल्यू एडेड मेथड के लिए हम लोग सबसे पहले जो मेन फाइंड आउट करते हैं दैट इज जीडीपी एमपी. ठीक है, अब जीडीपी एमपी जब हम लोग वैल्यू एडेड के थ्रू निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का अलग अलग तरीका है. वो क्या है अलग अलग तरीका, कि इनकेस अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका एंटायर आउटपुट सोल्ड हो गया है कंप्लीटली, यानी कि जो आपने सामान बनाया सारा का सारा बिक गया, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है दैट इज इक्वल टू सेल्स. If the entire output is sold, then the value of output is equal to sales. लेकिन अगर आपका entire output नहीं बिकता, कुछ सामान बिक जाता है और कुछ सामान अभी नहीं बिकता, तो जो सामान नहीं बिकता आप उसको स्टॉक में डालते हैं. ठीक है, तो जब आपका एंटायर आउटपुट नहीं बिकता तो आपका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड चेंज इन स्टॉक का फर्दर फॉर्मूला होता है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक एट द एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक एट द बिगनिंग. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के अलग अलग तरीके हैं. अगर सारा का सारा सामान बिक गया है, इफ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, then it's equal to sales. If the entire output is not sold, then sales plus change in stock, and change in stock is equal to closing stock minus opening stock. इन केस क्वेश्चन में अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, सेल्स नहीं गिवन, ठीक है, तो ऐसे केस में आप सेल्स को कैसे इलेबोरेट करेंगे या सेल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेल्स का फॉर्मूला होगा दैट इज डोमेस्टिक सेल्स प्लस में एक्सपोर्ट. यानी कि जो सामान आपने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बेचा प्लस में जो आपने आउटसाइड द कंट्री बेचा, तो उन दोनों को जब आप समेशन करेंगे दोनों को, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्स. एंड सेम एज विद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो भी आपने सामान डोमेस्टिक टेरिटरी से परचेज किया है विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्री, प्लस में जो सामान आपने बाहर से इंपोर्ट किया है, तो जब आप दोनों का समेशन करेंगे, सम करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. एंड वन थिंग मोर दैट यू नीड टू consider here, that here the domestic purchase of raw material is considered only, or we can say the purchase of intermediate product is considered only, not the purchase of the final asset. In case
in the question purchase of machinery या purchase of building plant is given to you, then that will not be considered. Only the purchase of raw material is considered in the estimation or of intermediate consumption. So let us take an illustration for estimating the value added. So here are some columns. One is producing enterprise. Another one is of value of output. Another one is for intermediate consumption. And next one is for value added. Okay. So here are some columns. So producing enterprises के बारे में given है. We have taken one on number 1, that is farmer, किसान, flour mill, baker and shopkeeper. ठीक है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फार्मर जो है उसने सीड्स फर्टिलाइजर्स की हेल्प से वीट उगाई. ठीक है. और सीड्स फर्टिलाइजर्स या और भी जो भी चीजें उसको रिक्वायरमेंट थी फार्मर को, वो उसने 200 रुपीज में खरीदी. ठीक है. उन सीड्स की हेल्प से उसने वीट उगाई और उसी वीट को 600 रुपीज में सोल्ड कर दिया. इसका मतलब क्या है कि उसने कितने का वैल्यू एडिशन किया? 400 रुपीज का. यानी कि सीड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह की हेल्प से उसने 600 मतलब वीट को प्रोड्यूस किया और उसी को ही 600 रुपीज में बेच दिया. तो वैल्यू एडिशन कितने का किया उसने? 400. हाउ इट केम? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. 600 माइनस 200, 400. क्लियर? अब उसी फार्मर ने इस वीट को बेच दिया किसको? फ्लोर मिल को. ठीक है. और इसी फ्लोर मिल वाले ने वीट को जब खरीदा तो वो कितने में खरीदा? 600 में. 600 रुपीज में जो फार्मर ने वीट बेचा है तो वीट इज ए फाइनल गुड फॉर फार्मर. ठीक है. लेकिन वही फ्लोर मिल ने जो वीट खरीदा है 600 में, दैट विल बी इंटरमीडिएट फॉर फ्लोर मिल. ठीक है. तो उसने उस गेहूं का क्या किया? उसने वीट को एक्चुअल में कन्वर्ट किया, आटा बनाया, उसने फ्लोर बनाया. ठीक है. और उसी 600 में 200 की वैल्यू का एडिशन करके 800 रुपीज में उसने फ्लोर को बेच दिया बेकर को. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 800 रुपीज का फ्लोर मिल ने फ्लोर बेचा है बेकर को, तो वो उसका फाइनल गुड हो गया. लेकिन यही 800 रुपीज जो है वो बेकर के लिए क्या हुआ? इंटरमीडिएट हो गया. ठीक है. उस आटे से, ठीक है, या उस मैदे से उन्होंने बेकर ने क्या किया? उसने ब्रेड बनाई. ठीक है. और उसी 800 रुपीज के आटे से उसने ब्रेड बना करके 1000 रुपीज में शॉपकीपर को वो ब्रेड बेच दिया. ठीक है. क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 800 रुपीज में जो फ्लोर मिल ने बेचा था फ्लोर किसको? बेकर को. उसी से ही उसने ब्रेड बनाया और ब्रेड आगे फर्दर किसको बेच दिया? शॉपकीपर को बेच दिया. ठीक है. तो यानी कि 1000 रुपीज का जो ब्रेड बेकर ने बेचा है वो उसके लिए फाइनल गुड है, लेकिन शॉपकीपर के लिए क्या है? वो इंटरमीडिएट है. और वही 1000 रुपए का जो ब्रेड है वो 1200 रुपीज में बेच दिया किसने? शॉपकीपर ने आगे कस्टमर्स को. ठीक है. तो यानी कि उसने कितने का वैल्यू एडिशन किया? 200. तो फार्मर ने कितने का वैल्यू एडिशन किया था? 400 का. फ्लोर मिल ने कितने का वैल्यू एडिशन किया था? 200 का. बेकर ने कितना वैल्यू एडिशन किया था? 200 का. शॉपकीपर ने भी कितना वैल्यू एडिशन करके कस्टमर को बेचा है? 200 का. तो इसका मतलब क्या है? अगर हिसाब से देखा जाए तो इस केस में वैल्यू एडिड कैसे हम लोग निकालेंगे? जीडीपीएमपी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज वैल्यू एडिड. यानी कि 400 प्लस में 200 प्लस में 2 प्लस 2 यानी कि 1000 विल बी द ग्रॉस वैल्यू एडिड और द वैल्यू ऑफ जीडीपीएमपी. सो इन दिस फॉर्मेट वैल्यू एडिड इज कैलकुलेटेड. सो जब भी हम लोग वैल्यू एडिड का मेथड यूज करते हैं तो कई बार एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. क्लियर? अब ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है? जब हम लोग एक गुड की वैल्यू को 2 बार कंसिडर कर लेते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन. जब भी आप किसी एक गुड की वैल्यू को ट्वाइस यानी कि 2 बार कंसिडर कर लेते हैं, तब ये जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. ये मोस्टली हमारी तब हो पाती है जब एक्चुअल में आप लोग फर्क नहीं कर पाते हैं किसके बीच में? फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच में.
इन केस अगर आप फर्क कर पाएंगे तो कभी ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। और क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हो ड्रॉ करने में एक डिस्टिंक्शन को बिटवीन द फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, तब ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि हमने पीछे जो टेबल है वो वाली टेबल आपको फिर दोबारा बनानी पड़ेगी, तो वो ऑलरेडी बना चुके हैं इसलिए फिर दोबारा उसको कंसिडर नहीं करते हैं। उसी का ही इलेबोरेशन यहाँ पे बेसिकली गिवन है कि एक फार्मर ने वीट को एक्चुअल में प्रोड्यूस किया और उसको फ्लोर मिल में बेच दिया 600 रुपीज में। तो फार्मर के लिए वीट बेचना क्या था? फाइनल गुड। सेम इसी तरीके से वीट खरीदना एक फ्लोर मिल के लिए इंटरमीडिएट था, लेकिन उसी वीट से फ्लोर बनाना और उसको फिर 800 रुपीज में बेच देना बेकर को, वो क्या था? फाइनल गुड। सेम इसी तरीके से फ्लोर को खरीदना बेकर के द्वारा एक इंटरमीडिएट गुड था, लेकिन उसी फ्लोर से, उसी आटे से ब्रेड बना करके शॉपकीपर को बेचना 1000 रुपए में, वो एक फाइनल गुड था। अब ब्रेड को खरीदना एक इंटरमीडिएट गुड था एक शॉपकीपर के लिए, लेकिन उसी ब्रेड को शॉपकीपर जब कस्टमर को 1200 रुपए में बेच रहा है तो वो क्या हो गया उसके लिए? वो उसके लिए फाइनल गुड हो गया है। ठीक है, तो इसी एंटायर चेन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में अगर आप जीडीपी का एस्टिमेशन देखें तो वीट बेचा था 600 में, आगे फ्लोर मिल ने 800 रुपीज में बेचा, बेकर ने 1000 में बेचा और शॉपकीपर ने 1200 में बेचा। तो अगर हम इस तरीके से जीडीपी एमपी निकालने बैठे तो सिंपल सी एक ब्रेड की जो कॉस्ट है वो 3600 चली जाएगी, है ना। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि इस 800 में ये 600 ऑलरेडी शामिल है, इस 1000 में ये 800 शामिल है, इस 1200 में ऑलरेडी ये शामिल है। तो इनकेस अगर हम लोग इसी मेथड को लेके चलें, इस तरीके से एस्टिमेशन करें, तो ऐसे केस में तो हम लोग ओवरलुक कर देंगे कि ऑलरेडी जो आउटपुट है वन प्रोड्यूसर का वो दूसरे वाले के लिए एक रॉ मटेरियल है। इसी रीजन की वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ और सिर्फ कई बार हम लोग ओनली एंड ओनली फाइनल गुड की वैल्यू को कंसिडर करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, यानी कि फाइनल कौन सा इनमें से? फाइनल वाला 1200। इसलिए यहाँ पे जब भी हम लोग कंसिडर करते हैं तो 1200 रुपीज को लेते हैं, सो एज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है आपका कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो या उसको अवॉइड करने के लिए कौन से 2 मेथड्स होते हैं। तो नंबर 1 फाइनल आउटपुट मेथड, नेक्स्ट वन इज योर वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या बेसिकली बोलता है कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को आप कंसिडर करेंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। Like the bread sold by the shopkeeper to its customer is a final good which is 1200 रुपीज। शॉपकीपर ने कस्टमर को ब्रेड एक्चुअल में 1200 रुपए में बेचा है, 1200 में बेचा है, उसी को ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। Or we can say the second method that can be used in the estimation of national income is value added method. According to this method, sum total of the value added by all the producing units within the domestic territory of the country is to be considered. अगर हम लोग ये वाला मेथड कंसिडर करें तो हम वैल्यू एडेड लेंगे हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, दैट इज 1000 विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये बेसिकली मैंने फॉलो किया है टेबल, कौन सा टेबल? जो कि मैंने प्रीवियस पेज पे आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाया था। तो इस तरीके से आप लोग एक कंसिडर कर सकते हैं चीजों को। तो चलिए आइए देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल, सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। सो हियर इज द क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अगर बोल रखा है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए, इसका मतलब है आपको NDPMP निकालना है, क्योंकि मैंने आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड बताया था जीडीपी एमपी, तो नेट वैल्यू एडेड क्या होगा? एनडीपी, और एमपी है मार्केट प्राइस तो एमपी निकलेगा। क्वेश्चन में आपको सेल्स, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, चेंज इन स्टॉक और परचेज ऑफ मशीनरी ऑलरेडी गिवन है, तो आपको एनडीपी एमपी निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। मैंने आपको कहा था कि
हम लोग वैल्यू एडेड में जो मेन टास्क होता है वो हमारा जीडीपी एमपी निकालने का होता है, तो हम वो ही निकालेंगे। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये मैंने आपको फॉर्मूला बेसिकली बताया है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जीडीपी एमपी जब हम लोग निकालेंगे तो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो आएगा आपका किससे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से। तो यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इससे हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो यहां पे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। क्लियर? सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 300 और चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है -10, तो सेल्स लिखेंगे 300, यहां पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि चेंज इन स्टॉक आपको -10 गिवन है, ये हमने यहां पर क्लोज कर दिया। माइनस परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको गिवन है 150, तो 300 माइनस 10 ये आएगा आपका 290, माइनस करेंगे 150 तो ये आपकी वैल्यू आएगी दैट इज 140। क्लियर? तो ये जो आंसर आपका निकला है, ये आपका आंसर निकला है आपका जीडीपी एमपी का। चलिए अभी आइए देखते हैं कि हमें निकालना क्या था। तो एनडीपी एमपी निकालना था हमको, तो हम लोग जीडीपी एमपी आपको निकल गया है आपका, और आपको एनडीपी एमपी एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है, तो आप डेप्रीसिएशन लेस करेंगे, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक नो चेंज, एमपी से एमपी नो चेंज, तो जीडीपी एमपी है आपका 140, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू दैट इज 200, तो यहां पे लिखेंगे माइनस का 200 और वेट, ओके, so here's the value is 20 actually, by mistake it's written 200, so the value of the depreciation is 20, okay, so 20 will be deducted out of it, तो एनडीपी एमपी की जो वैल्यू आपके सामने होगी दैट विल बी 120, तो एनडीपी की आपकी जो वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आई है, 120 आई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंप्लीट क्वेश्चन। So ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, so that was the numerical aspect. So lastly the precautions regarding the value added method, कि जब भी आप ये वाला मेथड कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो नंबर 1, वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज इंक्लूडेड, यानी कि जब भी आप सेल एंड परचेज की बात करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स की, तो उसको आप एस्टिमेशन में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, कमीशन अर्न्ड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर आपको सेकेंड हैंड गुड्स अगर आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उस पर अगर आप कोई कमीशन अर्न करते हैं तो आप उसको भी नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ इनकम, अगर आप ओन अकाउंट प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं और सेम जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको आप अपने ही पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, अपने कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको आप यूज करेंगे, इसको आप इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई कार की प्रोड्यूसर है, वो अपने ही एम्प्लॉइज को घर भेजने के लिए अगर अपनी ही कार को एज ए ट्रांसपोर्टेशन, एज ए कैब यूज करती है, तो आप उसको भी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ, एज ऊपर भी आपको बोला गया है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। सेम इसी तरीके से अगर आप वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको भी आप कंसिडर करेंगे। जैसे कि अगर कोई एक फार्मर है, अगर वो वीट उगाता है और उसी वीट को अपनी ही फैमिली के लिए भी यूज करता है, तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू को भी कंसिडर आप करेंगे। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड को आप कंसिडर नहीं करेंगे, कि ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है वाई, ओके। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड को कंसिडर करेंगे, इंटरमीडिएट को कंसिडर नहीं करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट जो है उसको आप कंसिडर करेंगे, यानी कि चाहे आप एक किराए के मकान पे रह रहे हैं या आप जिस घर में रह रहे हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों की ही इम्प्यूटेड वैल्यू को कंसिडर आप यहाँ पे करेंगे। लास्टली,
जो सर्विसेज होती हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आपकी मदर या आपकी अगर कोई भी घर में जो मदर्स होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो कितना सारा काम करती हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उनकी सर्विसेज की वैल्यू को एस्टिमेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए जो सर्विसेज होती हैं सेल्फ कंजम्पशन की उसको आप नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अमाउंट पेवेबल भी नहीं होती है एज सच, ठीक है। तो उनको आप कंसिडर नहीं करेंगे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। क्लियर? सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द वैल्यू एडेड मेथड। दिस मेथड इज कंप्लीटेड नाउ।